एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रभात हिंदी एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम 21 दिन में 21 कहानियाँ कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है कि कुछ रीज़न की वजह से मैं हर दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करूँगा मैं। आज हम पढ़ेंगे गैंग्रीन, जिसका एक नाम रोज़ भी है, रोज़ कहानी भी है। ये है यूजीसी नेट 2026 हिंदी कहानी यूनिट 7। आज ये कहानी हम कंप्लीट लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात हिंदी एकेडमी पर जुड़ जाइए, जिसमें आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। हमने क्या है, एक टोकरी भरी मिट्टी पढ़ ली 1901, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, धुलाई वाली 1907, दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907-8, कानों में कंगना 1913, उसने कहा था 1915, आकाशदीप 1928-1929, अपना अपना भाग्य 1929, ईदगाह 1933। आज हम पढ़ेंगे गैंग्रीन। तो ये हमारी कितनी कहानी होगी? हमने 9 कहानी पढ़ ली। आज ये है 10वीं कहानी, 10th कहानी जो हमारी है गैंग्रीन। उसके बाद में हमारी बचेगी राही, सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, परिंदे, राजा निर्बंसिया, कोसी का घटवार, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम, पिता, इंस्पेक्टर मातादीन, चांद पर, अमृतसर आ गया है। ये कहानी हमारी रहेगी। जो गैंग्रीन कहानी है, मई 1934 की कहानी है। अज्ञेय द्वारा लिखित कहानी है। विपथ कथा कहानी संग्रह में प्रकाशित है रोज नाम से। अब पूछ सकते हैं कि जो कहानी गैंग्रीन कहानी है वो विपथ कथा कहानी संग्रह में किस नाम से प्रकाशित है? रोज नाम से प्रकाशित है। और गैंग्रीन नाम से किस संग्रह में है? जयदोल 1931 का कहानी संग्रह ये गैंग्रीन। इसके जो जयदोल कहानी संग्रह ना, उसके अंदर तो है गैंग्रीन नाम से, और जो विपथ कथा कहानी संग्रह ना, उसके अंदर है रोज नाम से। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। जो जयदोल कहानी संग्रह ना, उसके अंदर 12 कहानी है। कितनी कहानी है? 12। उसका हम नाम देख लेते हैं। पठार का धीरज, सांप, आदम की डायरी, वसंत, हिली बोनू के बतके, वे दूसरे, कवि प्रिया, नंगा पर्वत की घटना, गैंग्रीन, नीली हंसी, मेजर चौधरी की वापसी और जयदोल। ये 12 कहानी उसके अंदर है। जो जयदोल कहानी संग्रह उसके पात्र देख लेते हैं। पात्र क्या क्या है? मालती जो मुख्य पात्र है इस कहानी में, मालती। फिर महेश्वर जो मालती के पति है और डॉक्टर है जो, ठीक है। ये जो महेश्वर है ना, ये मालती के पति है और ये डॉक्टर है पेशे से। टीटी ये है मालती का बेटा। और मैं यानी कहानी का मतलब कि जो कहानी कह रहा है। आज की पीडीएफ में हाईलाइट नहीं है, तो मैं आपको ना हाईलाइट बता दूंगा कि कौन कौन से है, आप उसी टाइम हाईलाइट कर लीजिए। इसमें आज की पीडीएफ में हाईलाइट नहीं हो पाया है। ये रेड पेन से मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। जो पहला है ना, ये इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखना। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। ये पैराग्राफ देखिए, ये पैरा देखे पूछ सकते हैं कि कौन सी कहानी की शुरुआत होती है? तो गैंग्रीन की, ठीक है। ये कहानी ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लीजिएगा आप। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। कौन बाहर निकली? मालती। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जाग सी और फिर पूर्वतः हो गई। उसने कहा, आ जाओ।
और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? कि भाई जो मैं जो है ना कहानीकार है, वो क्या पूछता है कि भाई वे यहाँ नहीं है, किसके बारे में? जो मालती के पति है उसके बारे में। अभी आए नहीं है, ये जो है मालती का कथन है। अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। फिर जो मैं कहानीकार है वो पूछता है, कब के गए हुए हैं? ये याद रखना, कितने बजे आया करते हैं? 1:30 से 2 बजे के बीच में। कब के गए हुए हैं? मैं हूं कब के गए हुए हैं। सवेरे उठते ही, इसके पहले एक लाइन है, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे की चारों ओर देखने लगा कि भैया ना, वो है ना सवेरे उठते ही चले जाते हैं। तो जो कहानीकार है वो पूछता है कि तुम इतनी देर क्या करती हो? लेकिन फिर मैंने सोचा कि है ना एक ऐसे प्रश्न करना ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती पंखा उठा ली और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति से कहा, वो नहीं करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो और यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शीशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी है इस घर पर छाई हुई है, कि भैया ना कैसी छाया सी है जो इस घर पर छाई हुई है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी हुई है, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। कितने वर्ष बाद जो कहानीकार है वो आए? 4 वर्ष बाद। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। कि भाई जब पहले उसने देखा ना 4 साल पहले, तो वो क्या है, कुंवारी थी, लेकिन अब क्या है, उसका विवाह भी हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषता मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। कि भाई उस बच्चे का जो नाम है ना, मालती उत्तर देती है कि भाई इसका कोई नाम अभी निश्चित नहीं किया, तो उसे क्या कहते हैं? टीटी। ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, ऊँ ऊँ। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिससे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। कि भाई उसे अचानक ध्यान आया कि मालती ने कोई बात ही नहीं की, और उसने ऐसा भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। चुप बैठी है, क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई। कितने वर्ष हुए विवाह को? 2 वर्ष। और वह मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आए? 4 वर्ष बाद। और जो मालती का विवाह कितने वर्ष पहले हुआ? 2 वर्ष पहले। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए।
मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। ये लाइन देख के पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा, कहानीकार ने। इंपॉर्टेंट लगाना, हाईलाइट कर लेना आप इसे। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठ रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा कि भैया ना, मालती उसकी ओर देखी नहीं। फिर उसने वापस उसकी ओर देखा, और ये है ना, यहाँ से यहाँ तक आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है ये। आज की पीडीएफ मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो आप देख लेना। वह एकाएक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरी उधर उन्मुख होते हुई उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनरुज्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में नए लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उड़ता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। जो मालती के जो पति है ना, वो डॉक्टर थे पेशे से, और उनका नाम क्या है, महेश्वर। ये ध्यान रखना। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। ये जो पैराग्राफ है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लेना आप, मैंने हाईलाइट नहीं किया। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? प्रातःकाल 7 बजे, और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। तो ये है ना, आप टाइमिंग याद रखना। कितने बजे जाते हैं? सुबह 7 बजे जाते हैं, और कितने बजे लौटते हैं? 1:30 या 2 बजे। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। शाम को कितनी देर के लिए जाते हैं? 1-2 घंटे। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट डर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। ये है ना, इतनी लाइन देकर भी पूछ सकते हैं कि नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, कि कौन सी कहानी में आई है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि जो किस पात्र के बारे में बात हुई है। तो ये आप ध्यान रखना, महेश्वर के बारे में। वह स्वयं उकताए हुए है, और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। जो पैराग्राफ है ना, पहले वाला भी जो 4 लाइन है वो इम्पोर्टेंट थी, और ये भी इम्पोर्टेंट है। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। अब और है ना, मैं थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी मैंने तेज़ की है, क्योंकि ना पहले जो भी मैंने क्लास लगाई तो उनमें मेरे को काफ़ी जनों ने कहा कि आपकी स्पीड काफ़ी आप धीरे करवा रहे हो। तो इसमें थोड़ी सी मैं स्पीड तेज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मेरे को स्पीड धीरे करनी होगी तो आप मुझे वो भी बता देना, मैं कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो से वो भी
उसका ध्यान रखूँगा थोड़ा। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। कि भाई जो महेश्वर है ना, वो मेरी तरफ देख के बोलता है कि भाई आपको तो इस टाइम क्या ही मज़ा आएगा खाने का, क्योंकि ये तो बेवक्त है आपके लिए। मैंने उत्तर दिया वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। कि भाई जो है ना, मालती बोलती है कि भाई मेरे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा रोज़ ही होता है। तो मतलब एक टाइप में ना ये थोड़ी मालती ऐसे ऊब चुकी है अपनी जो भी दिनचर्या, जो भी अपना शेड्यूल है उसके लिए, कि भाई हर एक टाइम पर वही काम होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा होता है। आप देख रहे हो ना, रोज़ ही ऐसा होता है, हमेशा ही ऐसे होता है। कि भाई वो उसका वो शेड्यूल सा बन गया है मालती का, तो वो कैसे बोर टाइप हो गई है वो। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। कितने बजने वाले थे? 3। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया। कि भाई जो उस है ना, रोग का नाम था गैंग्रीन। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा ले, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लोगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही हो, 3 बज गए हैं। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। भाई वो जो है ना कहानीकार है, वो बोलता है कि भाई तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था। फिर वो मालती बोलती है, बहुत था। हाँ बहुत था, बाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रोब तो न जमाओ की बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन ही हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वह अभी बढ़ती जा रही है। उस जो मालती को आए कितने दिन हुए थे? 15 दिन। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? वो पूछता है कहानीकार। और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं, बर्तन कैसे मंजेंगे? कि भाई जो है ना, आज पानी भी नहीं है तो आज बर्तन कैसे मंजेंगे? मालती कहती है। किसको? कहानीकार को। क्यों, पानी को क्या हुआ? ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। अब ये देख रहे हो, वापस कहती है, रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। कितने बजे आएगा? 7 बजे। और जो मालती है वो कितने दिन पहले आई थी? वहाँ 15 दिन पहले। ठीक है। उस मालती और जो है ना, मालती की जो शादी हुई थी वो कितने साल पहले हुई? 4 साल पहले, नहीं सॉरी 2 साल पहले। और जो मालती है और जो कहानीकार है उनको मिले हुए को कितना टाइम हो गया? 4 वर्ष। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये देखिए, पूछ सकते हैं कि किसने कहा है, या कौन से कहानी में आया है। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी के खा कोई, यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा। मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिए
लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली यहाँ कैसे आए। कि भाई जो है ना, मालती को अब याद आता है कि उसने उसके आने का कारण तो पूछा नहीं, तो वो पूछती है कि भाई यहाँ कैसे आए। मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था और क्या करने। तो 2 एक दिन रहोगे ना। नहीं, कल चला जाऊँगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिंसी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। कि भैया ने थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि मैं तो यहाँ उससे मिलने आया हूँ, और जो है मैं ही खुद ही पढ़ रहा हूँ और वो मेरे से बात करने के लिए बैठी है। पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा था, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आप हाईलाइट कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ, जैसे यह घर, जैसे यह मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या। कि वे जो है ना, वो कहानीकार पूछते कि तुम कुछ किताबें वगैरह पढ़ती नहीं है। तो वो मालती कहती, यहाँ, उसका मतलब था यहाँ पढ़ने को है क्या। मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो। लारी में। पैदल। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आए हो। भैया ना, ये याद रखना कि जो कहानीकार है वो कैसे आए उनके घर की तरफ, पैदल आया था। ऐसे ही आयो। नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी। भाई वो है ना, पूछते हैं कहानी करके, तुम क्या करोगी। मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन की ध्वनि। कैसी ध्वनि थी। खन खन की ध्वनि। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि जो बर्तनों के घिसने की कौन सी ध्वनि उत्पन्न हुई थी गैंग्रीन कहानी में, खन खन की। ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या आते हैं। ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं उगने लगा। एकाएक वह स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वही 3 बजे वाली बात मैंने एक बार फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, यह हाईलाइट करना। मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे। कितने बजे अब? 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पहुँचते पहुँचते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक करके आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया?
एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के, कि भाई जो वो गैंग्रीन है वो किससे हुआ, किससे बताता है वो डॉक्टर? कांटे से। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन। हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। ये इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ। मालती आंगन से सुन रही थी, तब आ गई, बोली। ये मालती का कथन है, याद रखना आप, हाईलाइट कर लेना आप। हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी के बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। कि भाई जो है ना, हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी की टांग काट आते हैं, किसी के हाथ काट आते हैं, इसका नाम अच्छा अभ्यास थोड़ी है। महेश्वर हंसे और बोले, नए काटे तो उनकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। कभी जो है ना, मालती कहती है कि हाँ, पहले तो जैसे दुनिया में कांटे नहीं होते थे और जैसे कांटों के चुभने से मर भी जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। कि वह ना, अब तो रोज़ ही होता है ऐसा, और पहले ऐसे सुनते तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, मतलब पानी आ गया है। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी ने, एक सेकंड, टीटी ने महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। कि भाई मैंने पूछा कि आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती होंगी। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठकर बाहर कौन ले जाए? कि भैया ना, ये लोहे के पलंग जो है वो उठकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ तो हुआ। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय ना पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था। कि जो टीटी है ना, वो रो रहा था, तो वो बाहर आके थोड़ा चुप हो गया। किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता या और फिर एकदम चुप हो जाता। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो देना। क्या लेके आए हैं? आम। कौन लेके आए? महेश्वर। महेश्वर कौन है? मालती का जो पति है वो है। उनकी शादी को कितने साल हुए? 2 साल। और जो है मालती और जो कहानीकार है उनको मिले हुए को कितना टाइम हो गया? 4 साल। ये आप ध्यान रखना। मालती कितने टाइम पहले वहाँ रहने के लिए आए थे? 15 दिन पहले। ठीक है, ऐसी मतलब है ना, ऐसे पॉइंट आप याद करते चलिए। महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाए हूँ, वह भी धो देना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उससे फेंककर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने बाद चोरी से क्लास से निकल भागना। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ी लाइन याद रखना आप। मुझे एकाएक याद आया, बहुत कुछ दिनों की बात है।
बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी 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 जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं बेखिन मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। कितने पेज उसके पिता ने पढ़ने के लिए कहा मालती को? 20 पेज। ये हाईलाइट कीजिए ना। हफ्ते भर बाद मैं देखूंगा कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन, कौन से दिन? 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्वत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, ये किसने कही लाइन, मैं नहीं पढ़ूंगी? मालती ने। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्वत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। क्या यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरी से कई छोटे छोटे डिब्बी उठाकर अपने सामने रखने लगी, और हम दोनों चुपचाप रात्रि में और भोजन की और एक दूसरे की कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे, और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक हो गए, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। कितनी दूर जो है वो कहानीकार पैदल चलकर आए थे? 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मालती कितने बजे रात को भोजन कर रही थी? 10:30 बजे, ये ध्यान रखना आप। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर, पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी भाई उस टाइम, जब वो मालती घर पूछा, और क्या थी मतलब उस टाइम पूर्णिमा थी। आकाश अम्बर था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये यहाँ तक जो पहले वाली जो पैराग्राफ था ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये थोड़ा ध्यान रखना। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपने
चीड़ वृक्ष रूपी बुझाए आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैं नहीं देखा, अकेले मैंने। महेश, ये जो है ना, जो आपको मैंने 4 लाइनें बताई, ये लाइनें देखे पूछ सकते हैं कि इनको है ना कर्म में लगाइए। तो आप इन लाइनों को थोड़ा याद कर लीजिए कि पहले क्या है, उसके बाद में उसने क्या सोचा, उसके बाद में उसने क्या सोचा। महेश्वर उग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज इतने ही बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा में मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि भैया ना, इतने में वो पलंग से नीचे गिरकर रोने लग गया। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। अभी देखते हो, मालती हर टाइम ही हर किसी बात पे ही कहती है कि रोज ही ऐसा होता है, रोज यही होता है। तो है ना, वो ऐसे ऊब चुकी है अपने जो भी शेड्यूल है उससे। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन ने भीतर की ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? और यह अभी अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। ये लाइन याद रखना आप, ठीक है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका जो इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। इतनी देर पूर्व तक शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊग रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। तो ये कहानी होती है हमारी समाप्त। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात हिंदी एकेडमी पर जुड़िए और जो भी बच्चे नेट जेआरएफ दिसंबर का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026, वो हमारी क्लासेस आप कंटिन्यू देखते रहिए और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। जो मैं आपको कहता हूँ कि लाइन इंपॉर्टेंट है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसकी तरफ ज़रूर ध्यान कीजिए। तो ये हमारी क्लास हुई समाप्त। थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। अब ये बताओ मेरे को, जो मालती और जो कहानीकार है वो कितने टाइम बाद मिले? और जो मालती हैं और महेश्वर, उनकी शादी को कितने साल हो गए, ये आप बताओ मेरे को। जो मालती और मैं कहानीकार जो है वो कितने टाइम बाद मिले? 4 ईयर्स बाद, मतलब 4 साल बाद में। और जो मालती और महेश्वर है वो मतलब कब उनकी शादी हुई, कितने साल पहले शादी हुई? 2 साल पहले। ये आप ध्यान रखिए। मालती के बेटे का क्या नाम था? टीटी, ठीक है।
ये अपनी कहानी हो चुकी है कंप्लीट। पात्र अपन ने देख लिए। मालती जो है मेन है। महेश्वर कौन है? मालती का पति डॉक्टर है जो। और जो महेश्वर किसका इलाज, मतलब किसके लिए टांग काटता है? गैंग्रीन के लिए, क्योंकि किसी को गैंग्रीन हो गया था। ठीक है। और किससे हुआ? कांटे से हुआ। ठीक है। और जो मालती और महेश्वर के जो कितने साल पहले शादी हुई? 2 साल बाद में। जो मालती और मैं कहानीकार है वो कितने साल बाद मिले? 4 साल बाद में। टीटी जो है मालती और महेश्वर का बेटा है। ये हमने पढ़ लिया। डलहौजी मई 1934 में कहानी आई, अज्ञे द्वारा रचित है। ये याद रखना, जयदोल कहानी संग्रह में तो है गैंग्रीन नाम से, और जो रोज जो कहानी है वो है विपत्तिगता कहानी में। ठीक है। तो ये हमारी होगी एक टोकरी भर मिट्टी, एक चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, कानों में कंगना, उसने कहा था, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, ईदगाह और गैंग्रीन। ये हमारी 10 कहानी कंप्लीट हुई। ये 10 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राही, सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, परिंदे, राजा निर्बंसिया, कोसी का घटवार, लालपान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम, पिता, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, अमृतसर आ गया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी आपके भाई बंधु है या जो भी आपके नोन में है, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।